अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को तरनौल में जलसे की इजाज़त दी और कल रात अचानक मनसूख कर दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी करने का ऐलान करते हुए बताया कि अब PTI का जलसा यौम आशूर के बाद होगा। साथ ही PTI जलसा मनसूखी के हुक्मनामे को गैर आइनी करार देते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई है, लेकिन इसे आज कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कमिश्नर इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने PTI को जलसे की इजाज़त न देने के नोटिफिकेशन में कहा है कि मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पुलिस ने तस्दीक किया है कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। संजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कहना है कि माह मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ख़तरात का सामना है, जिसकी वजह से जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक इंसाफ ने जलसा तो मुलतवी कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से सख्त बयानात आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्हें इदारे के साथ कोई मसला नहीं है, शख्सियात के साथ इख्तलाफ है। अली अमीन गंडापुर के बकौल कौम अदलिया की तरफ देख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। बानी PTI को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और उन्हें लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को बाइख्तियार मान लिया है, इसीलिए हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है? मुल्क की सियासत में तहरीक इंसाफ के शोर शराबे के दौरान आज अरसे से खामोश बैठे हुए नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी लब कुशाई की है और तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा है कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तानी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज सबसे पहले मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक़ वज़ीर क़ानून है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बाबर आवान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। बाबर साहब ये फरमाइए सर, कल PTI ने जलसा करने का कहा, आज इस्लामाबाद में जलसा करना था आपने, कल खबर आई कि इंतज़ामिया ने जलसे की जो इजाज़त है वो वापस ले ली, तो उमर अयूब ने ऐलान किया कि जलसा तो हर सूरत होगा, लेकिन फिर सुबह आप लोगों की तरफ से एक और ऐलान हुआ, बैरिस्टर गौहर साहब ने जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हुकूमत तो कभी NOC नहीं देगी तो फिर एहतजाज भी नहीं होगा और फिर हम ये उम्मीद छोड़ दें कि बानी PTI और दीगर जल्द बाहर आ जाएंगे। यानी ये जलसे के मामले पर भी इख्तलाफ हो गया बाबर साहब। देखिए, मुझे किरण आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी, इसलिए कि आप पाकिस्तान में रहती हैं। आप मुझे ये सवाल करती हैं कि 7 रुपये एक दफ़ा और 3.3 दूसरी दफ़ा बिजली का बिल उन्होंने बेस के ऊपर उसमें इजाफा किया है। पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। जो ट्रू अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है फॉर्म 47 वाली है, और जो पाकिस्तान है उसको एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। चूँकि आपने सवाल कर दिया इसलिए मैं उसका जवाब देता हूँ। हमने इस जलसे की इजाज़त तकरीबन कई हफ्ते पहले शुरू किया हुआ था जिद्दोजहद हमने, और उसके नतीजे में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक हुक्म जारी किया और कहा कि इनको जलसा करने दिया जाए। वो हुक्म जारी होने के बावजूद भी एक पुलिस वाले ने इजाज़त दी और डिप्टी कमिश्नर ने और दूसरे पुलिस वाले ने वो इजाज़त वापस ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे खौफज़दा है, वो नहीं चाहते कि हम अपना पावर शो करें, वो नहीं चाहते कि हम सड़क पे आए। इसके बावजूद हम सड़क के ऊपर आएंगे। जो उन्होंने कार्ड खेला वो ये था कि चूँकि मुहर्रमुल हराम जो ज़ाहिर है सैयदुल शुहदा हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान के अवाम की आंख का तारा हैं, और बल्कि मुझे इमरान खान ने मैसेज दिया कि मेरी तरफ से ये मैसेज दें कि सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन, उनकी तालीमात का जो निचोड़ है वो ये है कि किसी जदीद वक्त के सामने सर झुकाने की बजाय मौत कबूल करना बेहतर है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने की हैसियत से रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और लीगल तरीके से ये कोर्स अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने कहा कि अलीमा का बयान आया या और बयानात भी आ रहे हैं, वर्कर्स जो हैं वो बड़े इस बात पे शदीद गम और गुस्से में हैं
कि ये जो असम्बलियाँ बनी हैं जिनके अंदर हमारे लोग गए हैं, ये असम्बलियाँ इसलिए वोट दिया गया था कि इमरान खान के लिए तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन वो टाइम आ गया है कि अब इमरान खान की राय के लिए तहरीक चलाई जाएगी। एक दूसरा ये है कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है कि लोगों को सड़कों के ऊपर पकड़ के आज भी मारा गया। वीडियोज़ हैं हमारे जो PTI वाले शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और जो इस्लामाबाद है उसमें ऐसी तंजीमें जिनको इन्होंने अब प्रोस्क्राइब करने के ऐलानात अपने में किए हुए, किसी को किया हुआ था, उनको इजाज़त होती है कि वो डी चौक तक जाके जलसे कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जलसा कर सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने मरियम समेत जाके जलसा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मर्जी आप कर लें, जब तक इमरान नहीं आएगा इस्तेकाम नहीं आएगा। और इमरान के आने के लिए 200 मुकदमात पहले बनाए गए। ये दुनिया की तारीख का पहला और आखिरी मुल्क है आज की डेट तक जिसमें एक कैबिनेट की मिनिस्टर है, उसने ये कहा, मिनिस्टर ने, कि हम इमरान खान के खिलाफ केस ढूंढ रहे हैं, नहीं अगर मिला तो हम कोई बना लेंगे। उसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भतीजी ने अगले हफ्ते एक सहाफ़ी को कहा कि आप जरा एक दरख्वास्त दे दें, और उसके टेलीविजन ने हिम्मत का मुजाहरा किया, उसको उसके साथ लाताल्लुकी का ऐलान करके इदारे से आज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वहाँ एक दरख्वास्त दिलवाई गई है कि कोई तकरीरें हुई हैं जिनके ऊपर हम एक गद्दारी का और बगावत का मुकदमा बनाना चाहते हैं। और उसके जवाब में जो उनके लिए खुशखबरी है कि ये मुकदमा जरूर बनाइएगा, और उससे पहले लेकिन अपने डिफेंस मिनिस्टर की आप तकरीरें सुन लें, मरियम नवाज की फौज के खिलाफ तकरीरें सुन लें। और नवाज शरीफ जिस जंग में हमने 2 शोहदा को, लालक जान को और कर्नल शेर खान को हमने दिया हुआ निशाने अदर कहते हैं, वो जंग ही नहीं हुई। तो ये अगर खाता खोलना चाहते हैं तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, पहले इतने मुकदमात पहले से मौजूद हैं। जो आप बात करें, लेकिन उसके अदर हैंड आपकी अपनी जमात के अंदर भी तो सर, आपकी अपनी जमात के अंदर भी तो यही एक रफ्ट है ना कि जो लोग इस असेंबलीज में इस वक्त बैठे हुए हैं वो संजीदा कोशिशें नहीं कर रहे, कानूनी टीम के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब खान साहब की तरफ से कल जो स्टेटमेंट आया, कल मुलाकात करके आए लोग, उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, खान साहब भूख हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो इस हवाले से अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप उनकी कानूनी टीम का हिस्सा हैं, तो उनसे मुलाकात भी हुई आपकी। कैसे होगी सर ये हड़ताल, क्या उन्होंने मैकेनिज्म दिया है, कुछ दिनों के लिए होगी या फिर मुतालबात की मंजूरी तक के लिए हड़ताल होगी, और मुतालबात स्पेसिफिकली है क्या? 2 सवाल मैं करके आपकी लंबी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। एक सवाल ये है कि पार्टी के अंदर कोई किसी किस्म का कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर कोई पार्टी के अंदर ग्रुप है ना बाहर ग्रुप है। उसका सबब यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। पिछले इलेक्शन है 8 फरवरी को, और उसके नतीजे में जितने भी इलेक्टेबल्स थे उनकी सियासत दफन हो गई है। ये एक नजरिए का वोट है, कहीं बैंगन था, कहीं बैंजो था, किसी जगह जूता था, वो सारे के सारे जीत के, लोगों को नाम ही पता नहीं था कौन सा उम्मीदवार है। किसी ने एक टैडी पैसा नहीं लगाया, बैनर नहीं लगा, जलसा नहीं हुआ, रैली नहीं होने दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई, लीडर को बंद किया गया, बल्ला छीन लिया गया और सारी जगह पे ब्लैकआउट किया गया उसके नाम को। इसके बावजूद हमने ये इलेक्शन जीता, भारी अक्सर से जीता और पूरे पाकिस्तान में जीता। और अगर कोई इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ करेगा तो जाहिर है वो इमरान खान की पार्टी छोड़ के ही कर सकता है ना, और जो छोड़ के जाएगा उसको पता है कि वोटर उसको छोड़ देगा। दूसरा जो आपने कहा कि इमरान खान ने जो हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल, उसके बारे में जो बात की है उस पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हैंड जो बात चूंकि मेरी मौजूदगी में हुई थी, बल्कि मैं सबसे पहले पहुंचा था। जब मैं गया तो उस वक्त वो नैब के प्रोसिक्यूशन टीम के साथ और कोई नहीं था, तो गपशप लगा रहे थे खड़े हुए। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो उनका जो इंडिया है उसको सही तरीके से बयान नहीं किया गया। गुड दैट आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ किरण, और मैं वो बात कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मावराए आइन तरीके से लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जो मावराए कानून जेल का निजाम चला रहे हैं, और जेल के अंदर जो अपनी इंतजामिया है उसके अंदर भी लोग वर्दियां पहन के बैठ गए। तो इसलिए जब तक मुझे आम कैदी के तरह से ट्रीट नहीं किया जाता उस वक्त तक मैंने ये फैसला किया कि मैं हंगर स्ट्राइक के ऊपर मशवरा करूंगा। और कुछ बात उन्होंने की और फिर कुछ तजावीज़ उनको दी गई, और उनके ऊपर फिर डेलिब्रेशन अब बुध की तारीख है उसको हो जाएगी या उसके बाद की किसी तारीख के ऊपर हो जाएगी। एक बात। दूसरा जो इसका जो पहलू है वो बहुत जरूरी है। इमरान खान ने क्लैरिटी के साथ कहा, मैंने बल्कि जब मैं गया तो हम मिले तो मैंने वो एक खुशगप्पी है मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आप सुनना चाहें इजाजत दें मैं सुना देता हूँ। तो मैंने कहा कि कैसी जा रही है कैद तनाई, तो उसने कहा बाबर मैं कभी तनाव होता ही नहीं हूँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है और अल्लाह मेरे साथ होता है। फिर साथ ये कहा कि मेरी पहले ही तुम्हें पता है इतने लंबे अरसे से ताल्लुक है, मेरी जरूरतें कम थी, जेल
क्या जिस जगह भी कोई हो अपनी ज़रूरतें जितनी वो महदूद करता जाएगा उतना वो आसानी से रहेगा। जो उनके जो असली इशू है वो दो हैं। जो भूख हड़ताल का मैंने आपको बता दिया कि जो मावराए आइन सरगर्मियां वहां हो रही हैं और मावराए कानून लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ये उसके खिलाफ वो उन्होंने स्पेसिफिक कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये बाहर बता दो जाके कि मैं कोई रियायत इस निज़ाम से नहीं मांगूंगा और मैं किसी से कुछ भी रियायत नहीं मांगता, मेरे साथ आम कैदियों जैसा सलूक किया जाए। और मैंने उनको बताया कि आइन के आर्टिकल 25 में आपका राइट है द सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। फिर इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो सहाफ़ियों के साथ टॉक थी उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इसी के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे केसेस खास बेंचेस में नहीं जाने चाहिए, आम बेंचेस में। जिस तरह अगले हफ्ते अगर 4 बेंचेस हैं तो पीटीआई के केसेस या इमरान खान के केसेस चारों बेंचेस में तकसीम कर दिए जाएं। वो एक अदालत नहीं है जिसके अंदर केसेस हैं पेंडिंग। केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी है। आपकी बातों से सर 2 सवाल। एक तो ये वाली बात कि आप कह रहे हैं कि वहां पर लोग आके बैठे हुए हैं, तो यानी जब तक वो लोग जेल से नहीं जाते तब तक खान साहब भूख हड़ताल करेंगे? भूख हड़ताल का मैकेनिज्म और वो अकेले क्यों करें? इंशाअल्लाह अजीज उनका साथ दिया जाएगा, पार्टी उनका साथ देगी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन ये प्रोग्राम चूंकि अभी फाइनल नहीं हुआ कि वो भूख हड़ताल कितनी होगी क्या होगी, लेकिन ये फाइनल उन्होंने कर लिया ज़हनी तौर पे और फाइनल करके ये तजवीज़ अपने तौर पे उन्होंने हमारे सामने रखी थी कि मैं भूख हड़ताल करना चाहता हूं ताकि ग्लोबली रजिस्टर हो सके। इससे पहले आप देख लीजिए कि ग्लोबली मुतालबा किया जा रहा है फेयर ट्रायल दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। दूसरा ये है कि मैं आपके इस सवाल का फायदा उठाते हुए कि एक केस था जिसको साइफर वाला केस कहते हैं, वो साइफर वाला केस खत्म हो गया और उसमें से इमरान खान बरी हो गए और बरी होने के बाद भी जो दूसरे मुकदमात हैं वो जेल के अंदर चलाने का कोई कानूनी और आईनी जवाब नहीं है। खान साहब ने एक दफा पहले भी ये हंगर स्ट्राइक की थी ना सर 2007 में, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट में ये बात भी बता चुके हैं कि वो उनकी गलती थी। अब वो आगे इसका मैकेनिज्म दे रहे हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि बंदा अपनी जितनी ज़रूरियात को महदूद कर लेता है उतनी ही आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, ये कानून भी है वैसे अल्लाह का, लेकिन उसके साथ साथ फिर अगर ये वाली चीज़ के ऊपर खान साहब अमल कर रहे हैं तो आज अजहर सिद्दीक साहब ने ख़त क्यों लिखा है वज़ीर आज़म साहब को और सदर साहब को, इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात देने के हवाले से? तो क्या वो ख़त पार्टी की तरफ से था? क्या आपने तस्लीम कर लिया है कि जो आपकी मुश्किलात हैं ये हुकूमत अब दूर कर सकती है, बाइख्तियार है? नहीं, पार्टी की तरफ से मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 10 मिनट पहले भी पार्टी के 2 जिम्मेदार जो सबसे बड़े होते हैं जिनके पास हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया हुआ था किसी बात के लिए। तो ऐसा कोई लेटर आई डोंट थिंक सो कि पार्टी ने लिखा है, इसलिए कि कल उन्होंने हमें ये कहा और शायद किसी के इल्म में ना हो कि उन्होंने किस वजह से हड़ताल का कहा। हड़ताल की वजह वह निज़ाम के अंदर एक निज़ाम, रियासत के अंदर एक रियासत और जेल के अंदर एक दूसरी जेल और एक इंतज़ामिया के ऊपर एक दूसरी इंतज़ामिया और उसके ऊपर कोई सैकड़ों किस्म के कैमरे और पाबंदियाँ दूसरी, उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। ठीक ठीक। अच्छा बाबर साहब, एक और बड़ा अहम मसला जो संजीदगी के साथ देखा जा रहा है, बानी के जेल में होने से इस वक्त पीटीआई के अंदर एक बहरान किसी सिचुएशन नज़र आती है, क़यादत का बहरान नज़र आता है। पुराने चेहरों में से कई हैं जो इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं, कई अंडरग्राउंड हैं, और आप जैसे लोग जो हैं जो सियासी तजर्बा रखते हैं, कद काट रखते हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसमें मैं चाहे कोर कमेटी की बात करूँ या सियासी कमेटी की बात करूँ, ऐसा क्यों है सर? देखिए, मैं तो रोज़ अदालतों में भी मुकदमात में पेश हो रहा हूँ और इस वक्त मैं आपकी इतला के लिए समा की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हूँ और कल मैं 2 और स्क्रीन थी उनके ऊपर नज़र आ रहा था। लेकिन जहाँ 2 जगह मैंने आपसे पूछा वहाँ नहीं है जी। अच्छा, वहाँ भी हूँ मैं, हर वक्त ही हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जो असल इशू है वो उसके 3 हिस्से बनते हैं। सबसे पहले ये है कि पार्टी के अंदर बुरहान कहते किसको है? पार्टी के अंदर बुरहान इसको कहते हैं कि बीबी ने इलेक्शन जीता और उसमें से पेट्रियाट निकल आए, ये होता है बुरहान। पार्टी के अंदर बुरहान इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ की एक पार्टी थी, उसको इख्तिदार दिया गया, उसमें से एक क्यों निकल आई, ये होता है पार्टी के अंदर से बुरहान। इसलिए पार्टी के नजरिए के साथ और पार्टी की लीडरशिप है इमरान, बाकी तो मैनेजमेंट करते हैं दोस्त जिसको भी ओहदा मिलता है।
वो ओहदे तब्दील होते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, जगह बदलती रहती हैं। टीम है, कप्तान का काम है कि वो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, कि किस जगह किसको खड़ा करना है, किस जगह किससे क्या काम लेना है और कितना लेना है, किस वक्त लेना है, ये पार्टी का जो कप्तान है ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरह का कोई बुरान नहीं है। वन, दूसरा ये है कि जो बाबर साहब एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कहना, सर सिर्फ एक वर्ड ले लें फिर आप कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को एक दूसरे को कहना, चलें आप कर लें। जी 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 नहीं, किसी सवाल सारे लोगों ने सुन लिए, मुझे जवाब देने दे। एक का मैंने जवाब दे दिया। अब जो दूसरा इसका पोर्शन था वो ये है कि पार्टी के अंदर से कुछ निकल गए थे, जो निकल गए थे उनके बारे में इमरान खान ने कल भी कहा है वो खुद फैसला आके करेंगे। इसलिए कोई बोले ना बोले, बैठे चुप रहे, आए जाए, जो मर्जी कहे, उसका कोई असर नहीं होना पार्टी की पॉलिसी के ऊपर। इसलिए कि पॉलिसी ये है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे, बाहर आके वो खुद केस टू केस जायजा लेंगे। और उनका कहना ये है कि कुछ लोगों को फाइलें दिखाई गई या वीडियो दिखाई गई, मेरे ख्याल में ये मैंने अगला अपनी तरफ से और कहा। तो दूसरा ये है वो हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया या ब्रूटलाइज उनको किया गया, तो वो केस टू केस इसलिए वो जायजा लेंगे। इसलिए कोई ना गया है ना कोई जाएगा, पार्टी खड़ी है, पूरी की पूरी पार्टी मुत्तहिद है, उसके अंदर ओपिनियंस होती हैं। मैंने कल इमरान खान थे और भी एक दो दोस्त थे, मैंने कहा मुझे भी इख्तलाफात हो सकते हैं कई बातों के ऊपर, लेकिन ये बाहर इख्तलाफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि जो बाहर के लोग हैं वो जो मर्जी कहते रहे, पार्टी के अंदर वालों की जिम्मेदारी है हम सब की, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल हूँ, कि हम सारे जो भी बात कर रही है पार्टी की पॉलिसी के हवाले से वो अंदर करें। लेकिन एक बेचैनी जो पूरी कौम के अंदर आई हुई है वो ये है कि एलीट कैप्चर का बजट, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये तस्लीम किया कि ये मैंने बजट बनवाया है IMF से, उस बजट के खिलाफ एक मज़ामत जन्म ले रही है। आप देखते हैं कि जो सैलरीड क्लास की खवातीन पहली दफा सड़क के ऊपर निकली हुई हैं, पहली दफा लोग खुद से एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूं कि डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर ना आया तो पाकिस्तानी रेवोल्यूशन होगा, केनिया वाला रेवोल्यूशन ना आया तो पाकिस्तानी होगा, टर्की वाला ना आया तो पाकिस्तानी होगा, श्रीलंका वाला ना आया तो पाकिस्तानी होगा, चाइना वाला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ना हुआ तो पाकिस्तानी होगा। लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। रोकने वाला सिर्फ एक आदमी है जो लोगों को कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूं। उसको बाहर लाओ। 7 वज़ीर आज़म के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब्बासी साहब हमारे इलाके के हैं, उन तक 7 वज़ीर आज़म के केसेस चले हैं, 3 सदूर के केसेस चले हैं, 2 में मैं वकील था, 7 में से मैं 3 का प्राइम मिनिस्टर्स का वकील रहा हूं। तो सारे केसेस बाहर चलते हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जो पुराने इस्लामाबाद की बिल्डिंग है ये खाली है। मैं फौरी तौर पे मुतालबा करता हूँ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे, और मैं मुतालबा करता हूँ बाकी जो जिम्मेदार हैं उनसे कि फौरी तौर पे इमरान को बाहर लाके आप इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आप बाहर लाएंगे लोगों को पता चलेगा कि जंगी कैदियों से बुरा उसके साथ सलूक किया जा रहा है। आपने वीडियो पे दिखा दी सारी मुलाकात, जिसने तस्लीम किया था खुद कि मैं इंडिया का नेवल कमांडर हूं सर्विंग, और मैंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की हुई है। तो इमरान खान ने क्या किया? 200 केस आपने बनाया, जो केस आप बनाएंगे वो बरी होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा शियान पायदार होगा। आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं, एक दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा कहना या फिर ये कहना कि जो लोग इस वक्त क़यादत में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, तो फिर इससे तो लगता है ना कि शायद पार्टी के अंदर इख्तिलाफात ही मौजूद हैं। और अगर इख्तिलाफात नहीं है तो सर फिर एक और सिचुएशन ये भी कि आपने भी तो इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप ही के जो साथी थे उन्होंने आपको उन रहनुमाओं की फहरिस्त में ला खड़ा कर दिया था जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे। तो सर क्या वजह थी आपको टिकट ना मिलने की? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना इस तरह कुछ हुआ, इसलिए मैं इस पर तबसरा करना पसंद नहीं करता। मैं इतना आपको बता देता हूं कि मुझे खुद इमरान खान ने कहा था कि बनी गाला वाली सीट NA 47 से आपने पेपर देने हैं, दैट्स इट, नो मोर कमेंट। दूसरी जो बात है, आप ये कह रही हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, इसके लिए हमें नासा की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो दूरबीन जिसमें चांद के ऊपर एक्टिविटी होने वाली हम तलाश कर रहे हैं या मरीख के ऊपर, उसके जरिए ढूंढा जा सके कि पार्टी में गुदराहट पड़ सकती है। देखिए जो चले गए उनमें से बहुत सारे मेरे कुलीग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एहतराम का रिश्ता रहा है। मैं किसी के ऊपर ना मैंने पहले कमेंट किया ना मैं अब करना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं इमरान खान का मौक़िफ़ बता चुका हूं। असल इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात के अंदर क्या हो रहा है, असल इशू ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने एक फैसला किया है, जो 8 फरवरी को फैसला किया था वो 9 फरवरी को तब्दील कर दिया गया है।
उसके ऊपर फैसला जो हुआ है, अब हमारा जो फैसला है वो ये है कि हम किसी सूरत में इस गवर्नमेंट को कबूल नहीं करते। हम नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, फेयर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, और इस इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में केपी के गवर्नमेंट भी तश्कील पाई सर, और उसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा, ये दावा किया कि केपी के असम्बली के जो सारे मामलात हैं वो फैज़ हमीद साहब चला रहे हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ पार्टी से वहाँ पर मामलात केपी के में, बल्कि पार्टी के अंदर की भी जो सारी मुशावरत होती है वो उनसे ही की जाती है। तो सर इस पर कमेंट करेंगे? देखें, उनको क्या पता है पीटीआई में क्या हो रहा है, उनको तो ये पता जरूर था कि नवाज शरीफ की पार्टी में क्या हो रहा है। अब उनकी पार्टी में आज के बाद क्या होगा उस पर मैं क्यों तबसरा करूं, उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो चॉइस की गई है अली अमीन की, उसमें चॉइस में मैं चॉइस करने वालों में मैं भी शामिल था, इसलिए कि जो अली अमीन को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है, मैं मुसलसल हर जगह राब्ते में रहा, और फैसल अमीन जो उसका छोटा भाई है उसके ज़रिए से हर जगह हमने फॉलो किए, यहाँ भी फॉलो किए, पंजाब में फॉलो किए, पेशावर में फॉलो किए, हमने सिंध में फॉलो किए, यानी उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं थी। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको ये कहना, कोई इस तरह का उनके बारे में बात करना अगर बाहर के किसी दोस्त ने किया तो दैट हैज एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस। और पार्टी के अंदर ओपिनियन, जाहिर है हम कोई रेजिमेंट नहीं है जिसके अंदर सिर्फ यस सर कहना है, साहब ने सलूट मारना है, या हम कोई पुलिस लाइन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में अपनी ओपिनियंस होती हैं लोगों की, लेकिन जो वो ओपिनियन को इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता कि पार्टी तकसीम होगी, पार्टी तकसीम नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आवाम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सीनियर नाइब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने अपनी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की आज बुनियाद रख दी है, जिसके साथ आज साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी साहब भी मौजूद थे। इसे नाराज़ मुस्लिम लीग रहनुमाओं के का ग्रुप अगर मैं कहती हूँ तो फिर ये गलत नहीं है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली से बनने वाली हुकूमत कहा है। उन्हें फॉर्म 47 का ताना दिया है। कह रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने वोट की इज्जत की सियासत छोड़ दी और इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए उनकी बात। हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, मैंने कहा जी मैं इस सियासत के साथ नहीं रह सकता। लेकिन नाज़रीन, अब्बासी साहब के पार्टी से इख्तलाफात पहली पीडीएम हुकूमत बनने के बाद ही खुलकर सामने आए थे। ये भी कहा गया कि वो पार्टी में मरीम नवाज के सीनियर नाइब सदर बनने पर इख्तलाफ रखते थे, और यकीनन ये इख्तलाफ रखकर कोई पार्टी में कैसे चल सकता है। नई पार्टी के क़याम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं कि माजी में इक़्तिदार के मज़े लेने वालों ने पुरानी टेप चलाई है। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर इक़्तिदार में रहते हुए अमल क्यों नहीं कर सके? जिन लोगों में वफ़ा जैसी सिफ्त न हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में क्या तब्दीली ला सकेगी? शाहिद साहब का दावा है कि वो रेडीमेड जमात नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आए हैं। लेकिन इक़्तिदार के जीने चढ़े बगैर ये मुमकिन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीख़ पर अगर नज़र डालते हैं नाज़रीन, तो पाकिस्तान की तारीख़ में मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जिसके सैकड़ों हिस्से हो चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद अयूब खान के मार्शल लॉ तक टुकड़ों में बढ़ जाने वाली मुस्लिम लीग अपना वजूद खो चुकी थी। जनरल ज़िया के बाद 1988 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने वाली इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा थी। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को फतह मिली, लेकिन 2 साल बाद ही मुल्क में नए इंतखाबात हो गए तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत में आ गया। 1993 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम रही, जिसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो के हामियों ने एक नया धड़ा बनाया जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो रखा गया, जबकि जो बाकी मानदा जमात है उसका नाम तब्दील करके मुस्लिम लीग नून रखा गया, जिसके सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त शुरू हुआ और 2002 के इंतखाबात में नून में से काफ निकल आया। मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रख दी गई और वही जमात इक़्तिदार में आ गई।
इसी साल मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और जनरल ज़िया के बेटे एजाजुल हक ने मुस्लिम लीग ज़िया के नाम से एक नई जमात की बुनियाद रख दी। ये टुकड़ों में जो बंटने का सिलसिला था वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 2008 में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ दोनों जमातों में रहने वाले शेख रशीद अहमद साहब, इन्होंने अवामी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई जमात कायम की। लेकिन जुनेजो हो या काफ लीग हो या ज़िया हो, ये या फिर अवामी मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी जमात मुस्लिम लीग नून की तरह सियासी मैदान में खड़ी नहीं रह सकी। 90 की दिहाई से अब तक मुस्लिम लीग नून ही सियासी मैदान में बेहतर कारकर्दगी के साथ नुमाया रही है। अब 2 दहाइयों तक नून लीग का हिस्सा रहने वाले शाहिद खान अब्बासी साहब ने 2024 में अपनी जमात अवाम पाकिस्तान बना तो ली है, लेकिन क्या शाहिद खान अब्बासी साहब माजी की तरह बाकी जमातों की तरह सियासत में महदूद हिस्सा ही डाल सकेंगे या मुस्लिम लीग नून को सियासी मैदान में शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि इंतखाबात जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ज़रूरी होती है। एजाजुल हक जनरल ज़िया के बेटे होने के बावजूद मुल्की सतह पर कामयाब नहीं हो सके। शेख रशीद साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के तौर पर देखा जाता था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। काफ लीग का हाल सबके सामने, एक लीडर तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और बाकी चंद सीटों, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 2 शहरों तक महदूद हैं। तो ऐसे में अवाम पाकिस्तान पार्टी कैसे इक़्तिदार के लिए अपनी राह हमवार करेगी? इस पर बात करने में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ और आप दोनों की इजाज़त से ज़फ़र साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी सारी तारीख़ बताई, सर आप तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे और आज अवाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, दोनों का फ़र्क बताइए सबसे पहले। बेसिक जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बेसिक फ़र्क जी तर्ज़ सियासत में है। हमने बहुत उम्मीदों के साथ और बड़े यानी फ्यूचरिस्टिक होके अपना सब कुछ छोड़ा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसे लोग के जो कभी सियासत में नहीं आए थे, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन बड़े बुरी तरह वो ख्वाब टूटे और उम्मीदें जो थीं वो एवेपोरेट हुई। और उसकी वजह यही थी कि यकीनन रेटोरिक बहुत अच्छा था, उसमें अपील भी बहुत ज़्यादा थी और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी तब्दीली की जी। लेकिन हमारे सामने है बाकी की सूरत हाल, जो 3 साल और कुछ अर्सा जो हुकूमत चली, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं ला सके। ये एक फैक्ट है और उसकी वजह यही थी कि हमने बातें तो बहुत की जी, लेकिन हमारा कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं था। पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे आन खड़ा है आज, और ये कई तरह के क्राइसिस में घिरा हुआ है, और ये क्राइसिस नतीजा हैं एक्यूमुलेटेड नेग्लिजेंस का ओवर 75 ईयर्स। और पाकिस्तान को बड़ी डीप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी, और सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके नतीजे में जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस पैदा हुए ना जी पाकिस्तान के अंदर, उसको हम जिक्र नहीं करते। यही सवाल सर वज़ीर इत्तलात उठा रहे हैं जी, आपकी जमात के कन्वीनर के हवाले से। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी रहे, सेक्रेटरी जनरल भी, वज़ीर ख़जाना भी थे, तो उस वक्त इन तमाम बातों पर अमल क्यों नहीं हो सका? जिन लोगों में वफ़ा नहीं है वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? जी जी, वफ़ा पे तो मैं कमेंट नहीं करता, वो एक असूली इख्तलाफ हो सकता है, और उस इख्तलाफ का फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आप समझते हैं कि आप आगे नहीं चल सकते, तो आप अलहदा हो जाते हैं। ये कोई लव अफेयर तो नहीं है ना कि जिसमें हम वफा की बात करें। ये तो एक सियासत है जिसमें कि आप यू हैव टू एग्री विद सर्टेन प्रिंसिपल्स, और अगर आप उन प्रिंसिपल्स से एग्री नहीं करते तो पॉइंट कम्स व्हेन यू टेक योर ओन वे। बाद में ये आपने जो सवाल असल में पूछा वो ये था कि जब वो उसमें थे, और आज ये सवाल हुआ भी, और इसका बड़ा अच्छा शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जवाब भी दिया, और वो जवाब ये था कि एक तो वो एक खैर इंटरम अरेंजमेंट के तहत आए थे, 8 महीने के लिए गालबन वो प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरे ये कि वो मुस्लिम लीग एन के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उनकी पॉलिसीज को टोक रहे थे। वही पॉलिसीज थी, और वही इंटरनल अनडेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम था। इंटरनल मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल अनडेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो इसीलिए मतलब, और जितना फिर भी वो कर सके उसकी भी एक फहरिस्त है, और उन्होंने वो बताई। सही। बैरिस्टर साहब, आपकी जमात मुल्क चलाने की अहल नहीं है, क्योंकि आपका जो मैंडेट है
वो जाली है। ये आज नई जमात की तरफ से ये स्टेटमेंट आपके लिए आया है। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके अपने इंट्रो में जो मेरे ख्याल से सारा आर्ग्यूमेंट मैंने करना था वो तमाम तर चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी, बता दी। उसमें जनरेशन चेंज की ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में 68 to 69% यूथ है। अब ऑब्वियसली मैं ख़ुद यूथ की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ और जो नए लोग या नए चेहरे आ रहे हैं मेरे ख्याल से उस चीज़ को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये तो फिर अपने मफादात की बात हुई कि शाहिद साहब ने तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखा। मैं तो इसको यही समझूंगा कि वो कहते हैं कि जनरेशनल चेंज जब आएगा तो मैं उसका हिस्सा नहीं होऊंगा। आपने क्लिप्स में भी उस चीज़ को चलाया, तो मरीम साहिबा के आने से एक जनरेशनल चेंज तो ज़रूर आया, लेकिन वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए शाहिद साहब ने पार्टी का हिस्सा ना होना समझा। जहाँ तक आपने बाकी बात की कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम हुआ है, ये नई एक पार्टी वजूद में आई है, व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट दैम? ये आप देखें कि कन्वेंशन पार्टी, मसावात पार्टी, जुनेजो पार्टी का आपने जिक्र किया, मिल्लत पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, बाप पार्टी, पाक वतन पार्टी, ये तमाम तर सियासी जमातें, तो इनमें फ़र्क और ये क्या है, ये किस तरह डिफरेंट हैं? ये कह रहे हैं कि हकीकी मानों में अवाम की जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ की जा रही है। मेरे ख्याल से उसका नाम जो है वो आम आदमी पार्टी, तो असल में तो आम आदमी वाली कोई बात नहीं। और ये कहा गया कि ये रेडीमेड पार्टी है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है। डॉक्टर साहब की अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है। रेडीमेड पार्टी नहीं है वो, देखिए रेडीमेड पार्टी किस तरह नहीं है। शाहिद साहब का ताल्लुक किस जमात से, मिफ्ता साहब का ताल्लुक किस जमात से, सरदार साहब के ताल्लुक किस जमात से, दीगर अभी इनको लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मुस्तफा साहब ये चाह रहे थे कि उनको ज्वाइन करें, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनका ताल्लुक दीगर जो लोग हैं, तो ये तमाम तर उन जमातों से लोग आए हुए हैं। हमें तो जिस तरह आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े करके, एक नहीं 12 दफा हमारे टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन अभी भी हम अपना सियासी ग्राउंड जो है, सियासी वजूद जो है, उसको कायम दायम रखें। अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में 95% कानून साजी आवाम के लिए नहीं होती। ये बात मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है। सर कुछ तो हकीकत होगी इसमें। इसकी ताज़ा मिसाल जो अभी बजट पास हुआ है उसमें हमने देखी है, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर अरकान असम्बली की मराहत में इजाफा हो रहा होता है, लेकिन हमें बाकी आवाम के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। देखिए आवाम के लिए हम कानून साजी भी आए तो हमें 4 माह हुए हैं, 5 माह हुए हैं। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में जो बातें हैं उसमें काफ़ी कानून साजी हमारी अंडर डिस्कशन है कि जो अवाम के बेनिफिट के लिए कानून साजी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अवाम की बेहतरी के लिए उसके मफाद में है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए वो हम करेंगे। अब्बासी साहब ने आपकी जमात क्यों छोड़ी है वैसे, आप लोगों को क्या मालूम? मैं समझता हूँ कि अब्बासी साहब ने, मैंने आपको हिदायत की है उनके हवाले से? मियाँ साहब ने नहीं, मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि अब्बासी साहब को देखें। आप जब वो सदर बने पार्टी के, उसमें भी अब्बासी साहब का जिक्र किया उन्होंने कहा शायद नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, नून लीग का मौक़िफ़ है, जाने वाले को छोड़ा है या वोट को इज्जत दो की वजह से छोड़ा है? मैं समझता हूँ कि अब्बासी साहब ने खुद वो बात बता दी कि जनरेशनल चेंज अगर होगा पार्टी में तो मैं जो यंग लोग हैं या मरियम नवाज साहब है जिस तरह उनके नीचे काम नहीं कर सकता। मरियम की वजह से छोड़ी, आसान कर दें। ठीक, आपकी अपनी क्लिप्स में ये बात वाजी है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा। नहीं, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जान रही थी ना, तो यानी कि नहीं, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो हमने तो उनको 12 दफा कहा कि आप हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, एक मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में रहें। अगर वो नहीं रहे, जो जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने कोई ना कोई बात तो की होगी ना। सर ज़फ़र साहब, वज़ीर इत्तलात की तनकीद को समझते हैं आप, हुकूमत का मौक़िफ़ समझते हैं, नवाज शरीफ साहब का जवाब समझते हैं, या पार्टी का जवाब समझते हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, जो हुकूमती पार्टी के जो इंफॉर्मेशन के इंचार्ज होते हैं उनकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि उन्होंने एक चीज़ों को रीबट करना होता है, जो भी आए जिससे भी वो समझते हैं कि उनकी पब्लिक परसेप्शन ख़राब हो रही है तो उसको उन्होंने अपोज करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो मैं कुछ थोड़ा सा जो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उस हवाले से, एक तो मैं ये तस्हीह करना चाहता हूँ कि शाहिदा खान अब्बासी साहब ने PMLN मरियम नवाज साहबा की वजह से नहीं छोड़ी। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था मरियम नवाज साहबा की वजह से, लेकिन उन्होंने उसकी मेंबरशिप नहीं छोड़ी थी। मेंबरशिप जब उन्होंने पार्टी की छोड़ी है तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात थी, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब पार्टी ने बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट किया, वोट को इज्जत दो से
जब उन्होंने पावर पॉलिटिक्स शुरू की, एंड पावर पॉलिटिक्स एट एनी कॉस्ट, और उसके नतीजे आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मैं इस पे पब्लिक की आय में इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सही। सबको आप ये मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि इस इलेक्शन से पहले क्या पूरे पाकिस्तान को पता नहीं था कि किसने जीतना है और किसने हुकूमत बनानी है? आपको नहीं पता था? ठीक। आप इनको भी पता था, सबको पता था। तो ये वो असल वजह है कि जिसमें उन्होंने ये पार्टी छोड़ी। सर आप कमेंट कर दें। अगर आपकी इस बात पे ही इसको एज इट इज मान लिया जाए तो किरण, मेरे ख्याल से 32 साल जिस इंसान ने अगर सियासत में लगाए हैं वो एक पार्टी से वाबस्तगी रखता है और वो क्लेम करता है और वो कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा नहीं हुए, तो क्या आया ये बताएंगे कि वो 32 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए, इस्टेब्लिशमेंट अगर उसका कोई रोल था उन इलेक्शंस में, तो कितना बेनिफिट शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने उन इलेक्शंस में उठाया इस्टेब्लिशमेंट से? पहली बात। दूसरी बात, माजरत के साथ जो ये बात की कि इस इलेक्शन में सबको पता था कि नून लीग ने आना है, तो इसी तरह 2018 में भी सब यही कह रहे थे, बल्कि बानी पीटीआई खुद कहते थे कि आई एम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट। यानी कि आप मान रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमें अगर आना था तो 2/3 अक्सरियत के साथ आना था ना। ठीक। ये तो बात नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि हम दो, अगर हमारे पे इल्जाम नहीं, हम पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि साड़ी गल होगी है, अगर ये इल्जाम ही हम पे लगता है तो फिर तो जिस तरह हम कहते हैं उस तरह ही होता। लेकिन अवाम को ये बात बताना वाजे तौर पे जरूरी है कि इस तरह नहीं है। ठीक। सर शैला साहब सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बावजूद ये सीटें नहीं ले सकते। सही। शैला साहिबा, पार्टी नई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बना लिया, आज लॉन्च हो गई है, सर क्या राय रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर? देखिए, काफी पार्टीज पाकिस्तान में बनी और खत्म हो गई, तो ठीक है, उन्होंने बनाई है, ये उनका राइट है। लेकिन जो गुफ्तगू जितनी मेरे कान में आ सकी उससे एक तो मुझे लग रहा है कि हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ हैं। क्या मैं राइट हूँ? जफर मिर्जा है हमारे साथ जी, और बैरिस्टर अकील साहब हैं। अच्छा ठीक है, बैरिस्टर अकील साहब है। मैं जफर मिर्जा साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि आवाम को तो आप एक तरफ छोड़ दें, जब एक दफा चेयरमैन पीटीआई गिर गए थे तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अगर गिरते नहीं तो वो वजीर आजम थे, और जब दूसरी दफा 2018 में आरटीएस बिठाया गया तो हर तरफ से उनके लिए बाकायदा एक कैंपेन चल रही थी, तब्दीली, यहाँ तक के इलेक्शन कमीशन भी जो है जब वो कुछ अपना एड चलाता था तो उसमें तब्दीली आता था। फिर रही सही कसर ज़हीरुल इस्लाम साहब की पूरी हो गई कि उन्होंने कहा कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए। तो अब आप इतने क्यों परेशान हैं? क्या आप गोद पे फिसल गए इसलिए? वैसे शैला साहब, आई थिंक जितना मैं समझ सकी हूँ आप पीटीआई के हवाले से सवाल किया, लेकिन अब बैरिस्टर साहब जो हैं, जफर मिर्जा साहब जो हैं, वो अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है और यहाँ पर इसी चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दुनिया आगे जा चुकी है। क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी, मैंने कहा कि मैं देर से दाखिल हुई, तो उस गुफ्तगू में ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत कुछ हो गया। यहाँ तो इलेक्शन से पहले लीडर को शहीद कर दिया जाता है। यहाँ तो इलेक्शन से पहले ये कहा जाता है कि अगर इस पार्टी ने जलसे किए तो हम बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। उस वक्त बहुत सारे बिल्कुल जी। शैला साहब, एक और अहम सवाल ये भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब आज बात की है, स्पीच की है, वो कह रहे कि जो मुल्क में 95% कानून साजी होती है ना, वो आवाम के लिए नहीं होती है। और फिर ये बात हमें इस वजह से भी नज़र आती है कि अभी हमने हालिया बजट में देखा, आप लोग की तरफ से इतना ज़्यादा एहतजाज किया गया, बजट तकरीर के दौरान आप लोग उठ के चले गए, फिर आपको मना कर लाया गया, लेकिन उसके बाद जब बजट पास हुआ तो उसमें आप लोगों ने जिन तरमीम को पास करवाया वो आवाम के लिए नहीं थी, वो अपनी मराद के लिए थी। मैडम, ऐसी बात नहीं है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बजट पे मसाइल क्या थे। बजट के मसाइल ये थे कि पीटीआई के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया था
कि हमने पाकिस्तान के कर्जों में 76% का इजाफा किया है। फिर ये बात सब जानते थे कि उन्होंने IMF से किए गए मायदे से यू टर्न ले लिया था PTI के बानी ने, और उसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है इस वक्त भी, और चैलेंज हो गई है। हमने 16 महीने में उस क्रेडिबिलिटी को सही किया, और आज जो हमारा बजट आया है उसका मसला यह है कि उस बजट में 6.9 ट्रिलियन हमको कर्जा उतारना है, क्योंकि हमें वो मायदा पूरा करना था जो बानी PTI की हुकूमत करके गई, और नया माहिदा भी लेना है। तो वो इतने जिसमें साहब ने कहा था कि मुझे IMF की कोई परवाह नहीं है। देखिए, मैं इसहाक डार की बात बाद में करूंगी, उनके पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं बात करूंगी शौकत तरीन साहब की, जिन्होंने कहा कि हमारी कोई 3 साल 8 महीने कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद हम एक तजर्बा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी सख्त शराइत है, तो हम शराइत भी नहीं बदल सकते थे, मायदा भी नहीं खत्म कर सकते थे, हम वो मायदा भी पूरा कर रहे हैं। आज जो लेवी 80 है, ये इन्होंने ही मायदा किया था कि पर लीटर 4 रुपए बढ़ाते और इन वजूहात की बिना पर जो टैक्सेस के हवाले से आप लोग एहतजाज कर रहे थे वो आप लोग नहीं हटवा सके, और जो मराहत थी, जो SFE अलाउंसेस थे वो आप लोगों ने करवा दिए। जो हमारा एहतजाज था, वो हमारा एहतजाज ये था कि 3 साल 8 महीने की गवर्नमेंट में सिंध के सारे फेडरल प्रोजेक्ट और फेडरल और प्रोविंशियल मिक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं, कंबाइंड प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो बंद कर दिए गए थे। तो हमारा ये कहना था कि PDSP में आप हमें शामिल रखें। सेकंड ये कि हमारी FBR से जो है मसला था कि आपने वही पुराना तरीका किया है कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं पे आपने रख दिया, टैक्स नेट नहीं बढ़ाया। तीसरी हमारी ये बात थी कि चैरिटेबल हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टेशनरी और टैक्स बुक्स, इन पे आप नहीं लगाएं, क्योंकि बाकी लेकिन उन सब के ऊपर टैक्सेस मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, और हमारा भी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जी चलिए कंप्लीट कर। हमने ये टैक्सेस खत्म कराए हैं, और जो मराहत हैं, देखिए एक MNA का स्टेटस इक्वल टू 22 ग्रेड होता है, लेकिन हमें 1,70,000 के करीब तनख्वाह मिलती है। तो वो जो हमारे वाउचर होते हैं उसको हमने साल के एंड में कहा है कि इनकी मियाद खत्म न की जाए, ये बात हुई है, और वो हम इस्तेमाल कर सके, और जी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, 10 रुपए पर लीटर से वो 25 रुपए पर लीटर पे आ गया है जो मराहत हैं, और ये वाले जो आपके टिकट्स हैं, सफरी अलाउंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे। बिल्कुल ये दुरुस्त कह रही हैं, ये सारी चीज़ें हम बता भी चुके हैं। जफर साहब सर, लास्ट में बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया है, अर्ली टू आस्क सर, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है आप लोगों का? देखें, पॉलिटिक्स जो है ना वो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, और पॉलिटिक्स डायलॉग के बगैर नहीं मुमकिन है सर, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ मौजूद थे अकील साहब और शैला रज़ा साहिबा, तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने